हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने स्टेप नंबर 3 में सीखा था कि रेवेन्यू प्रोजेक्शंस को कैसे किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। बट रेवेन्यू आपको कंप्लीट स्टोरी नहीं बताता है, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट है समझना कि कॉस्ट कैसे वर्क करती है। अल्टीमेटली आपको पहुंचना है नेट प्रॉफिट लेवल पे, राइट? तो कॉस्ट का ब्रेकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कॉस्ट को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं प्रोफेशनली, रियलिस्टिकली, स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 कॉस्ट प्रोजेक्शंस पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारी फाइनेंशियल मॉडलिंग की स्टेप बाय स्टेप 9 पार्ट सीरीज है और अब तक के हमने क्या डिस्कस किया है? 3 स्टेप्स ऑलरेडी डिस्कस करें। तो वो 3 वीडियोस आई एम श्योर आपने देखा होगा और अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको पहले देखें, क्योंकि ये जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्टेप नंबर 4। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें केस स्टडी और फाइनेंशियल मॉडलिंग टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने वो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो डाउनलोड करें। इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, वो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है, आपको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टिंग कॉस्ट स्टेप नंबर 4 और उसके लिए हम चलेंगे अपने फाइनेंशियल मॉडलिंग की केस स्टडी में। ठीक है, तो ये है हमारी केस स्टडी फाइनेंशियल मॉडलिंग की। और पिछले स्टेप में आपको याद होगा हमने क्या किया था? हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू को फोरकास्ट कैसे करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू को फोरकास्ट करने के लिए हमने क्या किया था? ग्रोथ रेट्स को अज्यूम किया था। ओके, नाउ अभी एक और चीज़ आप देखें, अगर थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रो नंबर 9 से लेके रो नंबर 58 तक के हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि हर सेगमेंट में, जैसे सॉफ्टवेयर सेगमेंट है, हार्डवेयर सेगमेंट है, आईटी सर्विसेज सेगमेंट है, तो उस सेगमेंट का मार्जिन क्या है? आपको याद है हमने कंपनी के लेवल पे मार्जिन पहले निकाला था, राइट? जैसे ये ग्रॉस मार्जिन आपको दिख रहा है 51%, ये क्या था? ये ग्रॉस मार्जिन था टोटल कंपनी के लेवल पे, टोटल रेवेन्यूज के हिसाब से था, राइट? अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम देखेंगे कि हर सेगमेंट के हिसाब से कितना मार्जिन आता है और क्या हम वो मार्जिन या फिर क्या वो सेगमेंट बेसिस पे हम कॉस्ट को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ये बेसिकली ओवरऑल आइडिया रहेगा प्रोजेक्शंस का। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने केस स्टडी पे। और केस स्टडी में अगर आप देखेंगे तो केस स्टडी में ये पेज नंबर 8 पे मिलेगा कॉस्ट मैनेजमेंट। आपको याद होगा ये जो सेक्शन है ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन है, MD&A सेक्शन, ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही मिलता है। ठीक है, और इसमें भी हम अगर देखें तो कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन है कि हर सेगमेंट, जैसे सॉफ्टवेयर सेगमेंट हो गया, हार्डवेयर हो गया, IT सर्विसेज हो गया, इसके बारे में डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन है। तो आप ये नोट करें, सॉफ्टवेयर सेगमेंट सबसे पहले, इसमें क्या लिखा है? मेंटेनिंग द कॉस्ट एट 50% बाय स्ट्रीमलाइनिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइजिंग लाइसेंसिंग अग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है? मोटा मोटा इसका मतलब ये है कि जो आपका कॉस्ट है सेल्स का 50% होगा। सो अगर 100 रुपये सेल्स है तो 50 रुपये कॉस्ट होगा। ठीक है, अब 100 रुपये सेल्स किसकी? सॉफ्टवेयर सेगमेंट की, तो उसका जो से कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 50 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ जो समझना ज़रूरी है वो ये लिखा है मेंटेनिंग, राइट? तो इसका मतलब ये होता है कि इसके पहले भी 50% ही होगी कॉस्ट, राइट? तो वो हम चेक कर लेंगे अपने फाइनेंशियल मॉडल में, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं हार्डवेयर सेगमेंट में। हार्डवेयर में क्या लिखा है? मेंटेनिंग स्टेबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट 48%। सो अगेन हार्डवेयर सेगमेंट में अगर 100 रुपये सेल्स होती है तो 48 रुपीज़ आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। ईजी, समझ में आया? IT सर्विसेज सेम चीज़, 100 रुपये अगर IT सर्विसेज की सेल्स हो रही है तो 50 रुपये उसकी कॉस्ट होगी। तो ये 3 एस्टिमेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। अभी एक काम करते हैं, हम अब चलते हैं फाइनेंशियल मॉडल में और कैलकुलेट करते हैं कि पहले 3 साल जो एक्चुअल 1, एक्चुअल 2, एक्चुअल 3 है उसमें क्या था कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये वाले नंबर्स अब हम डालते हैं फोरकास्ट के लिए। ठीक है, सो चलते हैं वापस अपने फाइनेंशियल मॉडल में और आप ये देख सकते हैं कि ये 3 सेगमेंट जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो मार्जिन कैलकुलेट करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना, उन सब के लिए हमारे पास स्पेस है। ठीक है, सो लेट्स डू दैट हियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सॉफ्टवेयर सेगमेंट के बारे में कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू
कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे ईजी चीज़ क्या है कि जो भी नंबर्स जो हम इनकम स्टेटमेंट में देख रहे हैं ऊपर, उसको हम पहले नीचे लिंक करें। अब लिंक करने के लिए सिंपल है, इसको इक्वल टू करके वी कैन ईजिली लिंक इट। जैसे कि ये 12,000 है तो यहाँ पे ये 12,000 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर सेगमेंट ये कितना है? 6,000 है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि 12,000 रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 6,000 है, 50% ही है, राइट। तो 50% कैसे कैलकुलेट होगा? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, तो यही मिलेगा ना हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसी के बारे में ही तो मैनेजमेंट डिस्कस कर रहा था उसमें केस स्टडी में, ठीक है। तो यही सेम चीज़ को अगर हम कॉपी करें और पेस्ट करें बाकी 3 साल के लिए, तो हमें क्या दिखता है? 50% रहेगा, 50% रहेगा और 49.7% है। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा ये 50% का ही रहेगा, राइट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैनेजमेंट ने हमें क्या एस्टिमेट दिया है? मैनेजमेंट ने एस्टिमेट दिया है कि ये 50% रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो अगले 5 साल के लिए उनका एस्टिमेट 50% का था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। जो बाकी 2 चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारे समझने के लिए है कि अच्छा मार्जिन कितना होगा। तो इसमें तो बड़ा इजी है कैलकुलेट करना, बट यूजुअली अगर आप कोई और मॉडल में हो तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेट्स डू दैट हियर। अभी मार्जिन इन डॉलर मिलियंस या फिर अगर हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो कितना आएगा? रेवेन्यू 12,000 का माइनस 6,000, तो ये हो गया टोटल एब्सोल्यूट मार्जिन जो 6,000 मिलियन डॉलर्स का है, ठीक है। अब मार्जिन जो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है वो कैसे होता है? जो मार्जिन का नंबर है 6,000 डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू, तो इसमें हमें मिल गया 50% का मार्जिन। तो सॉफ्टवेयर सेगमेंट का जो मार्जिन है इसमें कितना है? 50%, है ना। वो एक्चुअल 1 वाले ईयर के लिए है, एक्चुअल 2 वाले में भी 50% है और एक्चुअल 3 वाले में भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% ही है। तो 50.3 टू बी प्रिसाइज, बट ऑलमोस्ट 50% है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई मार्जिन की और कॉस्ट ऑफ सेल्स की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 50%, तो क्या आप सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं? सोच के देखें, अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 50% की, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आंसर है कि आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर सेगमेंट का रेवेन्यू है ना। अगर आप ये देखें तो सॉफ्टवेयर सेगमेंट का आपने रेवेन्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है। सो रेवेन्यू फोरकास्ट में हमने ऑलरेडी वो किया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो नंबर है रेवेन्यू का, इसको लिंक करें ऐसे, राइट। सो 22,200 और ऐसे करके हमने सारे को लिंक कर दिया। अभी इस लिंक करने के बाद में हमें सिंपल क्या करना है कि 50% ऑफ दिस नंबर, जो 22,200 का जो नंबर है, उसका 50% विल बी सॉफ्टवेयर सेगमेंट का कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। तो बहुत ही ईजी है कैलकुलेशन। रेवेन्यू ऑफ दैट ईयर, दैट इज ईयर 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50% से, तो हमें मिलेगा 11,100। ये होगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, फॉर सॉफ्टवेयर सेगमेंट ओनली। ये ध्यान रहे कि हम सॉफ्टवेयर सेगमेंट का ही कर रहे हैं, हम सेगमेंटल एनालिसिस करते जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉपी और पेस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर दिस सेगमेंट। और अगर यही सेम फॉर्मूला अगर पूरा कॉपी पेस्ट कर दें आगे के लिए, तो वी गेट द फाइनल डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सेगमेंट के लिए हमने कितना इजीली इसके कॉस्ट ऑफ सेल्स को प्रोजेक्ट किया है। क्या आप लोग सेम चीज़ हार्डवेयर और आईटी सर्विसेज के लिए कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ईजी है, राइट। अभी तो लेट्स डू दैट। हार्डवेयर के रेवेन्यू को लिंक करते हैं सबसे पहले 8,500। तो इस बार मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार में। हार्डवेयर का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? ये देखिए 6,000 नहीं है, 4,000 है। तो ये ध्यान से थोड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज ये रो नंबर 12 में आता है, ओके। यहाँ पे ये किया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो गई? 4,000 डिवाइडेड बाय 8,500, तो ये आ गया 47.1। और दूसरे केस में आ गया 47.1 अगेन, और ये आ गया 48%। अब अगर केस स्टडी को आप वापस जाके रिविजिट करेंगे तो हमें केस स्टडी में पता था कि, और बताया गया था कि ये जो नंबर है रहेगा ये 48% अगले
5 साल के लिए। तो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट दिया हुआ है तो इसलिए हम वही फॉलो कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये अगर 48% है तो क्या आप हार्डवेयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं? वही सेम अप्रोच, हार्डवेयर का रेवेन्यू, उसका जो 48% होगा वो होगा आपका हार्डवेयर का कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यही सेम चीज़ कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हार्डवेयर का कॉस्ट ऑफ सेल्स अगले 5 साल के लिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है। और यही सेम चीज़ अगर हम बाकी मार्जिन और मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए भी कर लेते हैं फटाफट। ये कॉपी एंड पेस्ट और परसेंटेज इज 4500 डिवाइडेड बाय 8500, सो दिस कम्स आउट टू बी 52.9%। तो ये हो गया हमारा 52% का ग्रॉस मार्जिन हार्डवेयर सेगमेंट के लिए ईयर 1 से ईयर 5, ठीक है। अब इसी के साथ लास्ट जो है हमारा आईटी सर्विसेज का है, इसको भी हम करते हैं तुरंत। और ये हो गया आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू है 5000, फिर 6500, 8000। इनफैक्ट मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। आईटी सर्विसेज का कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? ये है आपका 2500, है ना। और जल्दी से निकाल लेते हैं परसेंटेज। ये हो गया 50%, 50%, 50%। तो ये 50% ही है और मैनेजमेंट भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जाके भी ये 50% ही रहे, ठीक है। तो यही मैंने फिर से कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे और हम निकाल लेते हैं आईटी सर्विसेज का कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये हो गया 9280 मल्टीप्लाइड बाय 50%। तो इसी के साथ हमें मिला आईटी सर्विसेज का कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, राइट। और लास्ट चीज़ अभी इसमें क्या है, मार्जिन की कैलकुलेशन। सिंपल है, वो हमने 2 बार और कर रखा है तो ये करना अब डिफ़िकल्ट नहीं है। परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, मार्जिन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, तो ये 50% ही रहेगा। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आईटी सर्विसेज, ये तीनों का हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया है, राइट। तो अभी अगर हम इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने जो कॉस्ट निकाली है हर सेगमेंट की उसको लिंक करते हैं नीचे से, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में क्या कॉस्ट है बेसिकली लिंक करना, हमने हाईलाइट किया देखो येलो में, तो 11100 इसको लिंक करेंगे। लिंक करके अगले 5 साल के लिए भी करना होगा। हार्डवेयर का 6966.7, ठीक है। और लास्ट क्या रह गया अपना आईटी सर्विसेज का, तो आईटी सर्विसेज इज 4640.0, ओके। तो ये हो गया हमारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमें फॉर्मूला में लिखना होगा, तो मैंने पिछला वाला फॉर्मूला ही कॉपी कर लिए, सम टोटल ऑफ दीज 3, है ना। तो ये आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट 22706.7 ईयर 1 के लिए। क्या आप ग्रॉस मार्जिन निकाल सकते हैं ईयर 1 का? ऑब्वियसली आप निकाल सकते हैं क्योंकि ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला सिंपल सा है, टोटल रेवेन्यूज माइनस या टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये आ गया हमारा 23287.3, ओके। तो इसी के साथ हमने ग्रॉस मार्जिन तक के अपना इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आप देखेंगे कि हमारे ना इस इनकम स्टेटमेंट में और भी टाइप ऑफ कॉस्ट्स हैं, तो एक और जो कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। तो इसकी डिस्कशन के लिए एक बार हम फिर से केस स्टडी में जाएंगे और देखते हैं कि क्या लिखा है। मैनेजमेंट ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें? मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है कि SG&A एक्सपेंस जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज़ एनुअली। तो ये जो है 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज़ रहेगा। सो ये सेगमेंटल रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, ये टोटल रेवेन्यूज़ पे डिपेंडेंट है। 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज़, ठीक है। इसको वैलिडेट भी करते हैं कि पहले कितना होता था ये, ठीक है। तो ये अगर हम देखें 4000 था, 5000 था, 6000 था, है ना। ये 3 साल के लिए इतना था। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा कि हम देखते हैं कि ये टोटल रेवेन्यूज़ का कितना परसेंटेज आता था। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये 15% होगा इस नंबर का। तो पहले तो यही करते हैं कि गोइंग बैक इस रो नंबर 60 में आप देख सकते हैं हमें ड्राइवर को लिखना होगा। यू रिमेंबर ये ड्राइवर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। रेवेन्यू के लिए हमने ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, कॉस्ट के लिए आप देखेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स और मार्जिन ये ड्राइवर्स हो गए,
अब SG&A एक्सपेंस के लिए हमारे पास ड्राइवर है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। SG&A एक्सपेंस कितना है, 4000 डिवाइडेड बाय 25500, तो कितना आता है, 15.7% आता है एक्चुअल 1 के लिए, एक्चुअल 2 के लिए 15.8, एक्चुअल 3 के लिए 15.5। तो मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये रहेगा 15% आगे के 5 साल के लिए, ठीक है। तो 15% बहुत डिफरेंट नहीं है प्रीवियस 3 ईयर्स के कंपैरिजन में, तो हम इसको 15% ले सकते हैं। अगर मैनेजमेंट बोलता कि ये 50% होने वाला है, तो भैया हमें सोचना पड़ता कि अरे ये तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, और मैनेजमेंट से हम फिर पूछ सकते थे कि भैया ऐसा आप क्यों सोच रहे हो। लेकिन मैनेजमेंट का जो एस्टिमेट है वो अभी 15% है, विच इज़ इन लाइन, अगर आप देखें मोटा मोटा, तो द प्रीवियस 3 ईयर्स पीरियड, तो दैट्स फाइन। अब इसके बेसिस पे क्या आप SG&A एक्सपेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि आपको बस सिंपली SG&A एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए करना क्या होगा, आपके पास टोटल रेवेन्यूज़ है, तो टोटल रेवेन्यूज़ का जो नंबर है 45994.0, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे 15% से, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होगा, ये 6899.1, ओके। तो ये हो गया हमारा ईयर 1 का रेवेन्यू, सॉरी SG&A एक्सपेंस। अब अगर SG&A एक्सपेंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो क्या आप निकाल सकते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन? हाँ भाई, आप तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला सीधे ग्रॉस मार्जिन माइनस SG&A एक्सपेंस है, राइट। तो इसी के साथ हम देख रहे हैं कि हमारा इनकम स्टेटमेंट धीमे धीमे करके कंप्लीट होते जा रहा है। अब इस फाइनेंशियल मॉडलिंग के जो स्टेप्स हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम ऐसा फॉलो नहीं करते कि सीधा का सीधा पूरा इनकम स्टेटमेंट पहले एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप ये स्टेप्स देखोगे, जस्ट गो बैक, ये देखिए, ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप नंबर 4 पे हैं हम लोग। इसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या आएगा, डेप्रिशिएशन आएगा, फिर वर्किंग कैपिटल आएगा, फिर कैश फ्लोज आएगा, फिर डेट आएगा। अभी अगर आप इसके बारे में सोचिए तो डेप्रिशिएशन जो अमाउंट है वो हमें चाहिए है इनकम स्टेटमेंट में, राइट, यहाँ पे। तो जो वो अगले स्टेप में आने वाला है, तो अभी इस बार हमें भी क्या करेंगे, इसको हम अभी नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसको हम मार्क करके रख लेते हैं डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन को येलो में, कि इनको हम अभी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 8 में हम डेट को फोरकास्ट करेंगे, उसके बेसिस पे हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम आएगा। तो इस दोनों चीज़ों को भी हम फोरकास्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको फोरकास्ट नहीं करने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, इनको हम आगे करेंगे और इनको हम बाद में लिंक कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है आपको? अब हम ये अज्यूम करेंगे कि ठीक है, ये वाले जो हैं आगे के नंबर्स बाद में आएंगे, तो फिर भी हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ लिखना होगा। तो अगर EBIT का कैलकुलेशन मुझे अभी करना है इसके बेसिस पे, तो क्या आएगा, EBIT के फॉर्मूला में आप देख सकते हैं एबिडा माइनस डेप्रिशिएशन माइनस अमोर्टाइजेशन। ये डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन बाद में आएगा और ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली उस नंबर को एडजस्ट कर देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सेम चीज़ हम नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए भी करेंगे, ठीक है, और सेम चीज़ हम EBT के लिए भी करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि इनकम स्टेटमेंट को फुली कंप्लीट करते जा रहा हूँ, और ये हम अजम्पशन ले रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं हाईलाइटेड हैं जो येलो में, ये हम आगे के स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे और बाद में हम इनको लिंक करेंगे, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? अब लास्ट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है टैक्सेस, ओके। अब टैक्सेस जो होते हैं उसका कैलकुलेशन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और बहुत इजी भी हो सकता है। यूजुअली जो एनालिस्ट लोग करते हैं, जैसे कि एज ए इक्विटी एनालिस्ट हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कैलकुलेट करते थे इफ़ेक्टिव टैक्स रेट। अब इफ़ेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है कि आपने इतने इनकम पे कितना टैक्स दिया है, इतने इनकम पे कितना टैक्स दिया है, इतने इनकम पे कितना टैक्स दिया है। तो अगर उसका आपके पास परसेंटेज पता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी किस टैक्स ब्रैकेट में लाई करती है, और यही सेम टैक्स आप अप्लाई कर सकते हैं आगे के फ्यूचर ईयर्स के लिए भी। तो यही सेम अप्रोच हम लोग करेंगे, और ड्राइवर्स जो आप देख रहे हैं इसमें हम सेम चीज़ नीचे नोट करेंगे कि इफ़ेक्टिव टैक्स रेट
कितना था हिस्टोरिकली। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखें इक्वल टू टैक्स कितना था 1325, ये एक्चुअल्स 1 की बात करते हैं, डिवाइडेड बाय 5700 है ना। तो ये कितना आता है 23.2%। एक्चुअल्स 2 में कितना आ रहा है 23.4 और एक्चुअल्स 3 में 23.6% आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 23 पॉइंट की रेंज में है, राइट। तो आगे भी हम अगर ये अज्यूम करें कि इतनी ही रेंज रहेगी तो ये गलत नहीं होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अज्यूम करेंगे कि ठीक है 23.5% ले लेते हैं, या 23.4% भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और मे बी आप इसका एवरेज भी ले सकते हैं, जैसे 23.4 आ रहा है तो एक काम करते हैं इसका एवरेज ही ले लेते हैं, ठीक है। सो 23.4% हमने ले लिया इफेक्टिव टैक्स रेट आगे के लिए। अब इफेक्टिव टैक्स रेट आ गया तो क्या आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो नंबर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप इसका 23.4% करोगे तो वो आपको टैक्स अमाउंट मिल जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट। ये जो है 16388.2 मल्टीप्लाइड बाय 23.4, तो इससे मिल गया हमें क्या, हमें मिल गया टैक्स, राइट। अब टैक्स कैलकुलेट हो गया तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। तो दिस विल बी, सॉरी कुछ फॉर्मूला में गलती कर दी है, 16388 माइनस 3834.8, तो ये आ जाता है 12553। ठीक है, तो यही सेम चीज़ को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं अगले 5 साल के लिए, और इसी के साथ हो जाता है हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। तो एक बात ध्यान रहे कि हमने अभी तक के डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट नहीं किया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम भी कैलकुलेट नहीं किया है, और अगर इन दोनों चीज़ों को छोड़ दें तो क्या होगा, हमारा पूरा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। ये जो कैलकुलेशन नहीं करी है ये हम आगे के स्टेप्स में करेंगे और इसको लिंक कर देंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम बाद में करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है स्टेप नंबर 4। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, वो आपको ऑलरेडी पता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप ये सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको करना है ये लाइक, आपको करना है सब्सक्राइब, और आपको करना है ये शेयर। बिकॉज शेयर करोगे तो आपको और ग्रो करने का मौका मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन आती है कि हाँ ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही है। आगे जाके हम इसमें और एडवांस्ड वीडियो सीरीज़ निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ये पता चलना चाहिए कि ये सीरीज़ आप इंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ कंप्लीट करते हैं स्टेप नंबर 4। मिलते हैं अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 5।